हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, जितनी स्ट्रेंथ है ना, ऐसा करके जाना है चैप्टर की याद रहे। एक ही दिन में सारा उड़ाऊंगा, ठीक है जी। सामने देखना, ऐसा होगा आखिरी में इक्का दुक्का बात छोड़ सकता हूँ बस, ठीक है जी। लेकिन कम से कम 30 मिनट का कॉन्टिन्यूस लेक्चर है, इसलिए बिल्कुल सामने देखना। बाबू, मैं स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और सबसे पहले बेटा इलास्टिसिटी की ही बात कर रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, हमने ना लॉ ऑफ डिमांड एक टॉपिक पढ़ा था, और ज्यादातर बच्चों से ना जब मैंने सुना था ना तो लॉ ऑफ डिमांड ही सुना था। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि सेट्रस पैरिबस, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज, बोलो बोलो, इनवर्सली रिलेटेड विद इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ऐसे ही पढ़ा था मैं बाबू। फिर हमने फैक्ट्स पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड के, जावर देखा बाबू। फिर हमने फैक्ट्स पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड के। सबसे पहला फैक्ट था इनवर्स रिलेशनशिप। उसके बाद फटाफट बोलो, ये बात सुनिए मुझे आज सबसे, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। यहां हम पता है क्या डिस्कस करे थे, और बहुत सारे बच्चे बहुत देर बैठे हैं इस टॉपिक को सुनाने के चक्कर में, है ना? याद है ना बेटा? क्या था क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव? कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होती है। ये लॉ सिर्फ डायरेक्शनल चेंज की बात करता है कि प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। प्राइस गिरेगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज नहीं बताता कि कितना चेंज होगा, ऐसा नहीं बताता। बस ये बताता है एक बढ़ेगा तो दूसरा गिर जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज नहीं बताता। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज कौन बताता है? बस मेरा टॉपिक शुरू हो गया, बिल्कुल चुप रहना। ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज कौन बताता है कि डिमांड कितनी बदल जाएगी? बेटा, ये बताना काम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। चैप्टर का बेस ही है, ठीक है जी। बाबू, ये क्या बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्लीज सामने देखते रहना, मैं यहीं से ही टॉपिक काफी दूर तक खत्म कर दूंगा, बस आप सामने देखते रहना। बेटा, ये बताता है, लोची, इलास्टिसिटी यही बताता है कि अगर कोई फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है, अगर वो एक सर्टेन परसेंटेज से बदल जाए, तो उसकी वजह से डिमांड कितने परसेंट से बदल जाएगी। क्या ये लॉ ऑफ डिमांड बताता था? नहीं, लॉ ऑफ डिमांड तो बताता था प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। प्राइस गिरेगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। क्वांटिटेटिव चेंज कभी नहीं बताता था। वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का काम है बताना। ये बताता है कि अगर डिमांड को अफेक्ट करने वाला फैक्टर एक सर्टेन परसेंटेज से बदलेगा, तो उसकी वजह से डिमांड कितने परसेंट से बदल जाएगी। ठीक है जी। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर पेपर में 1 मार्क डेफिनेशन आ गई, क्या लिखोगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, बस वर्ड लगा देना, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन एनी फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। समझ में आती है बात? मैं तो आपके सामने ही बनाई है डेफिनेशन, इतना तो औखा होता भी नहीं है, ठीक है जी। बेटा, 3 तरीके की इलास्टिसिटी मेरे पास हो सकती है। जिन्होंने कल काइंड्स ऑफ डिमांड टॉपिक सुना है ना, और ऑलमोस्ट जितने बैठे हैं सबने सुना है, आप में से शायद ही कोई एब्सेंट था कल। बेटा, सारी प्रेजेंट है, पक्की बात, ठीक है जी। हाँ, ये तो सिर्फ ऐसे भी नहीं पढ़ना बाबू। 3 तरीके की इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, और क्रॉस इलास्टिसिटी। तीनों बातें समझ में आनी चाहिए। ये टॉपिक मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगा, ये और अच्छा समझ में आनी चाहिए। प्राइस इलास्टिसिटी क्या बताती है? आपको पता है ना, डिमांड बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट होती है। अब समझदार को इशारा काफी। प्राइस इलास्टिसिटी बताती है प्राइस के बदलने से डिमांड कितनी बदल जाएगी। यानी कि बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन भी यहां से बना सकते हो। प्राइस इलास्टिसिटी रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल सी बात। इनकम इलास्टिसिटी क्या बताएगी? समझदार को इशारा काफी।
परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। यही बताएगी बेटा कंज्यूमर की इनकम अगर एक सर्टेन परसेंटेज से बदल जाए उसकी वजह से डिमांड कितने परसेंट से बदल जाएगी। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बताएगी, कल क्रॉस डिमांड पढ़ रहे थे, इनकम डिमांड पढ़ रहे थे, वही बातें हैं सारी की सारी। बेटा क्रॉस इलास्टिसिटी क्या बताएगी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। कि रिलेटेड गुड्स के अगर रिलेटेड गुड्स का प्राइस किसी एक सर्टेन परसेंटेज से बदल जाए उसकी वजह से डिमांड कितने परसेंट से बदल जाती है। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई है बेटा। अगर मुझे डेफिनेशन फिर भी पढ़वानी हो, चलो एक बार फटाफट से पहले इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, जो जो बातें हैं बेटा जिन पे मैं एक एक मिनट लगाना चाहता हूं बस वो एक एक मिनट वाला काम आप खत्म कर देना फटाफट से। वो इलास्टिसिटी की 2 लाइनें पढ़ना, बस 2 ही लाइनें पढ़ दो, बाकी सब छोड़ दो, फॉर्मूला फॉर्मूला वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बस 2 लाइनें पढ़ दो, ठीक है। यही बोला मैंने भी बाबू, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है। चलो पढ़ दो, क्रॉस और इनकम भी पढ़ दो फटाफट से, स्पीड बढ़ाकर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है बेटा। ऑल्दो प्राइस इलास्टिसिटी की इस डेफिनेशन में दूर से दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। आप बिल्कुल लिख सकते हो डेफिनेशन, कोई दूर दूर तक प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं आपसे चाहूंगा कि आप ये डेफिनेशन ना लिखो, मतलब मैं कह रहा हूं प्रॉब्लम ही नहीं है तब भी नहीं मैं चाहता आप लिखो, मैं चाहता हूं आपसे आप बेटा ये डेफिनेशन लिखना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जो मैंने नोट्स में दूसरे नंबर पे दी है। क्यों चाहता हूं मैं ये भी बताऊंगा बेटा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन में ना टीचर एक वर्ड देखना चाहता है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। ये वर्ड चाहिए ही चाहिए टीचर को, ठीक है जी। और ये वर्ड ना इसी डेफिनेशन में आता है तो लिखना यही है। कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। यार कोई मुश्किल बात थोड़ी कही इसमें, बात फिर वही है, मतलब वही है बेटा। क्या कह रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मींस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विद रेफरेंस टू इट्स प्राइस। यानी कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी, कि डिमांड कितनी डिग्री पे रिस्पॉन्ड करेगी अगर उसकी कमोडिटी का प्राइस बदल जाए तो। बात घूम फिर के फिर वही है बेटा, समझ में आती है बात, ठीक है जी। लेकिन मैं चाहूंगा आपसे क्या लिखो आप, सेकंड डेफिनेशन ही, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ change in a commodity, change in a demand for a commodity with reference to its price। अब यही डेफिनेशन लिखना, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा। अब प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते। ये जिनका कंसंट्रेशन भंग हो रहा है, जिनका रेस्ट करने का मूड कर रहा है, सारा रेस्ट करा दूंगा बेटा। मेरे पास है ना देखो बड़े लिमिटेड काम आज, ठीक है, और मैं अच्छे से बड़ा ध्यान दे पा रहा हूँ कौन क्या कर रहा है। यहाँ ध्यान दे लो बेटा, बहुत अच्छे से कर जाने तो आज टाइम भी, वरना ना आपको पता नहीं 28 न्यूमेरिकल है, मूड ना खराब करना मेरा, बैठ जाओगे यहाँ पर 4-5 घंटे के लिए। बेटा प्राइस इलास्टिसिटी को ना कैलकुलेट करने के 3 रास्ते हैं, ठीक है जी। पहला रास्ता है परसेंटेज मेथड और प्रपोर्शनेट मेथड, करेंगे इसकी बात, परसेंटेज और प्रपोर्शनेट मेथड। वैसे इससे अच्छा कोई मेथड है ही नहीं, ठीक है जी। दूसरा मेथड जिनको याद है उनको बिल्कुल अच्छे से याद होगा, एक और मेथड है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, और तीसरा मेथड है ज्योमेट्रिक मेथड, पर बेटा मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। तो बेटा पहले चर्चा इससे ही शुरू करते हैं, इसको परसेंटेज मेथड क्यों बोलते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है। बेटा हम ना ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इस वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा, ईडी, ठीक है। ईडी किसके बराबर होता है बेटा, परसेंटेज मेथड में परसेंटेज चेंज इन डिमांड, जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं बेटा, इसी के बराबर होता है अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस में बदलाव होने से डिमांड कितने परसेंट से बदल जाती है। आगे बढ़ा रही है बात,
परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। पहली बात परसेंटेज चेंज है, ये भी मैंने न्यूमरेटर लिखा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड को ही लिखा बस मैंने अभी डिनोमिनेटर लिखना बाकी है। बेटा डिमांड को हम क्यू वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहा हूं तो ऐसा तो ही नहीं सकता 100 से मल्टीप्लाई हो, 100 से मल्टीप्लाई करता हूं तभी परसेंटेज चेंज निकलता है। बेटा चेंज निकालना है, कैसे निकालो चेंज? बेटा ये रहा चेंज, डेल्टा रिप्रेजेंट करता है चेंज को। अगर डेल्टा क्यू है मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में होने वाला चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। कहने का मतलब यह है, अगर मैं ये कहूं प्राइस 5 से 4 हो गया, प्राइस गिर रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी। क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 15 हो गई, ठीक है जी। बेटा व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड? पहले कितनी थी? क्यों कितना था? 10। मैं आपसे पूछूं चेंज कितना हुआ, आप कैसे बताओगे चेंज कितना हुआ? बेटा चेंज निकालने का एक तरीका होता है Q1 माइनस क्यू। Q1 मतलब नई क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज कितना आ गया? 5। समझ में आ रही बात? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड मल्टीप्लाइड बाय 100, चेंज निकल जाएगा। कितना चेंज आ गया? पहले 10 था, अब कितना हो गया? 15 हो गया, यानी कि चेंज कितना आया? 5 का आया। यानी कि अगर मैं बोलूं पहले 10 था अब 5 का चेंज आया, यानी कि 50% क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, समझदार को इशारा काफी। ये क्या है? ओरिजिनल प्राइस, ये क्या है? चेंज इन प्राइस, और परसेंटेज में निकाल रहा हूं तो अंडर से मल्टीप्लाई हुए बिना निकलेगा नहीं। बाबू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन प्राइस? पहले ओरिजिनल देखो कितना है, ओरिजिनल कितना है? 5। चेंज कितना आया? बेटा चेंज निकालना है, चेंज कैसे निकलेगा? P1 माइनस P। नया प्राइस कितना है? 4। पुराना प्राइस कितना है? 5। चेंज कितना आया? -1 का चेंज है, ठीक है जी। और ध्यान रख लेना ईडी जब भी वैसे कैलकुलेट करोगे माइनस आएगा ही आएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। क्यों? बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ऐसा हो ही नहीं सकता आंसर माइनस में ना हो। अगर नहीं है तो बेटा आपने गलती करी है। समझ में आया क्या है परसेंटेज मेथड? ठीक है जी। इसी से प्रोपोर्शनेट मेथड बता दे, इसी को परसेंटेज मेथड बोला जाता है, इसी को प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोला जाता है। व्हाई इट इज सेड टू बी प्रोपोर्शनेट मेथड? क्यों ये प्रोपोर्शनेट मेथड है बेटा? बाबू 100 से 100 कर दो कैंसिल, क्या हो जाएगा? फर्स्ट और फोर्थ की मल्टीप्लाई, सेकंड और थर्ड की मल्टीप्लाई। बेटा ये बन गया प्रोपोर्शनेट मेथड। क्या इस समय और इस समय, इस समय कोई अंतर है? दूर से दूर तक अंतर नहीं है। बच्चे कहते हैं हमें ये नहीं पता था पेपर में न्यूमेरिकल नहीं हुआ, ये नहीं पता था न्यूमेरिकल नहीं। अबे ये तो पता था, मुझे तो यही पता था आज तक, मैंने तो हमेशा न्यूमेरिकल इसके दम पे करे हैं। तुम पता नहीं क्या क्या फैंसी फैंसी टर्म ले आते हो। बेसिक मैथ्स तो जानो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं निकाल सकता अगर ये पता है तो, या परसेंटेज चेंज इन प्राइस नहीं निकाल सकता ये पता है तो। बताओ क्या नहीं निकाल सकता? क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ जाए बेटा। अभी टोटल एक्सपेंडिचर पे मेरी बात पेंडिंग है, कोई नहीं रहने दो, ठीक है ये भी पेंडिंग रहने दो 5-10 मिनट के लिए। बाबू अब ना मैं एक टॉपिक कराने जा रहा हूं, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। 8 मिनट का टॉपिक, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जब ये खत्म कर देंगे लगभग बैच वाइंड अप करने की तरफ मैं बढ़ूंगा। बेटा बहुत सारी डिग्री की मुझे बतानी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे डिग्री का ना बड़ा यूज आएगा, ठीक है। वो कैसे यूज होगा अभी मैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले जो मैं बताने जा रहा हूं वो है बेटा डिग्री परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। बेटा वैसे इलास्टिक वर्ड तो सबको ही पता है कि बेटा अगर डिमांड बहुत ज्यादा खींची जा सकती है ना, थोड़ा सा प्राइस खींचा आपने, प्राइस थोड़ा सा खींचा और डिमांड बहुत ज्यादा खींची जा सकती है, उस सिचुएशन को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अभिजीत उस सिचुएशन को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की डिमांड को इतना खींच सकते हो आप। यहां वर्ड क्या है?
परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि प्राइस जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी, डिमांड हिली नहीं, बिल्कुल नहीं हिल रही, बिल्कुल इन इलास्टिक डिमांड है। मैंने प्राइस 20 से 30 कर दिया, डिमांड तो भैया बिल्कुल भी कम नहीं हुई, प्राइस बढ़ भी गया, इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, की प्राइस खींच भी दिया, डिमांड इतनी सी भी नहीं खींची, जहां थी वहीं की वहीं टस से मस रही। इन इलास्टिसिटी है ना, नहीं खींच रही ना, इसके लिए वर्ड यही लगाओगे ना, इन इलास्टिक है। ठीक है जी। अच्छा, ईडी की वैल्यू क्या आएगी ऐसी सिचुएशन में? खुद सोचो, मन में सोचो, क्या फॉर्मूला था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंज हो, जीरो अपॉन जो मर्जी चेंज होता रहे, यहां पर जीरो अपॉन समथिंग इट इज जीरो, यानी कि इलास्टिसिटी और डिमांड की वैल्यू यहां हमेशा क्या होगी? जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं? कर्व कैसा होगा इसका देखने में? कर्व कैसा होगा देखने में? बेटा प्राइस 10 है, 20 है, 30 है, प्राइस हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा एक्स एक्सिस पे। क्वांटिटी डिमांडेड 50, 100, 150, 200। अब एक बात बताओ, प्राइस 20 पे भी क्वांटिटी डिमांडेड 100, 30 पे भी 100, 40 पे भी 100, कैसा कर्व होगा? बोलो कैसा कर्व होगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बेटा दूसरी डिग्री है, वैसे मेरे पे इतना स्पेस है नहीं, यही बताता हूं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं बेटा, वरना रह जाएगा ये। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बाबू, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, प्राइस इतना सा खींचा, डिमांड खिंचती चली जा रही है, बिल्कुल खिंचती चली जा रही है, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई एग्जांपल एग्जिस्ट भी नहीं करता, ये भी बता रहा हूं। बेटा प्राइस 10 है, कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड है, लेट्स सपोज 100 यूनिट, ठीक है जी। प्राइस बिल्कुल कम करा, यानी कि 9.99 पे ही है, और डिमांड कहां पहुंच गई? प्राइस इतना सा गिराया, 1 पैसे या उससे भी कम, डिमांड डबल, इतनी इलास्टिक है। प्राइस और 1 पैसे कम कर दिया, डिमांड ट्रिपल हो गई, डिमांड नहीं रुक रही, इतनी इलास्टिक है। ठीक है जी, और 9.9 को मैं क्या लिख रहा हूं? 10 ही लिख रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा था प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसा एग्जांपल ही नहीं है। समझ आई बात? ऐसी सिचुएशन में ईडी की वैल्यू क्या होगी? एग्रीगेट डिमांड की, ओ सॉरी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। बाबू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज हो रहा है, समथिंग अपॉन जीरो, इट इज इनफिनाइट, इट इज इनफिनाइट। ऐसी सिचुएशन में ईडी हमेशा क्या है? इनफिनाइट है। कर्व, समझदार को इशारा काफी, थोड़ा सा स्पीड पकड़ लो बेटा। बाबू प्राइस 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, डिमांड 50, 100, 150, 200। बाबू 10 के प्राइस पे डिमांड 100, 10 के प्राइस पे 200, 10 के प्राइस पे 300, ये जो कर्व होगा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज इक्वल टू इनफिनाइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बढ़ जाए आगे बेटा। उसके बाद आती है हाईली इलास्टिक डिमांड, उसके बाद आती है बेटा हाईली इलास्टिक डिमांड। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हाईली इलास्टिक, थोड़ी सी ज्यादा इलास्टिक। यहां हमेशा ध्यान रख लेना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा ज्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से ज्यादा होगा। बाबू ये क्या सिचुएशन है? प्राइस हो गया 10 से 12, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई, या एक सेकेंड प्राइस को गिरा देते हैं, प्राइस हो गया 10 से 8, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 100 से 150। इधर देखना चाहिए, प्राइस कितना गिरा? 20%। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी बढ़ी? 50%। क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा परसेंट से चेंज हो, प्राइस कम परसेंट से चेंज हो, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? हाईली इलास्टिक डिमांड।
और बेटा ऐसी सिचुएशन में हमेशा ईडी इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा आएगा हमेशा, क्योंकि ये किससे बदल रही है 50% से। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मेरे इस एग्जांपल में 2.5 आ गया आंसर, एक से हमेशा ज्यादा आएगा। ठीक है, और ये कर्व कैसा बनेगा बेटा, बनाकर देख लेना। ये कर्व फ्लैटर होगा, बिल्कुल ऐसा लेटा हुआ सा फ्लैटर कर्व। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं बाबू। लेस इलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड, यहां क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑलवेज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ बेटा प्राइस ज्यादा परसेंट से मूव करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड कम से। ईडी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी ऐसे सिचुएशन में। एग्जांपल दो तो सेम, प्राइस 10 से 8 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 10 से 110 हुई। प्राइस कितने परसेंट से चेंज हुआ, 20 से, क्वांटिटी डिमांडेड 10 से। अगर क्वांटिटी डिमांडेड 10 से हुई, फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या ये एक से कम नहीं आया, एक से कम आया, समझ आई। और ये बेटा कर्व बनेगा कैसा, ये कर्व बनेगा बेटा स्टीपर, वो फ्लैटर था, ये स्टीपर कर्व होगा। ठीक है जी, क्लियर बात। लास्ट वन बेटा, यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बेटा ये कौन सी डिमांड होती है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बराबर हो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बराबर हो। प्राइस हो गया 10 से 8, क्वांटिटी डिमांडेड होगी 100 से 120, 20% से 20% से, दोनों बराबर। ईडी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1। और बेटा ये कर्व देखने में कैसा बनेगा, ना ज्यादा फ्लैटर ना ज्यादा स्टीपर, बिल्कुल बीच का कर्व। ठीक है जी, अब आखिरी बात, एक ही डायग्राम में सब कुछ रिप्रेजेंट करना हो मुझे तो बेटा सबसे पहले हमने बताया ईडी इज इक्वल्स टू 0, ऐसा ही करता वाई एक्सिस के पैरेलल परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ईडी इज लेस देन 1, कर्व थोड़ा स्टीपर था, ठीक है जी, लेस इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक, ईडी इज इक्वल्स टू 1, ना ज्यादा फ्लैटर ना ज्यादा स्टीपर। ईडी इज ग्रेटर देन 1, फ्लैटर कर्व, हाईली इलास्टिक डिमांड। ईडी इज infinite, perfectly elastic demand, perfectly inelastic, less elastic, unitary elastic, more elastic और elastic, perfectly elastic। समझ में आती है बात। एक ही डायग्राम में ये समरी है बेटा 5 डिग्री की, समझ में आई बात, क्लियर है बात। रहती है मेरी 2-3 बातें, एक कर लो, एक कर लो, बाकी कल कर लेंगे। एक छोटी सी बात 2 मिनट की बेटा, एक आखिरी मेथड जिस पे मुझे थोड़ी सी चर्चा करनी है वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। बेटा टोटल एक्सपेंडिचर बनता कैसे, मैं बहुत तेजी से करा रहा हूं पक्का, आप सिर्फ मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, घड़ी में देखकर 120 सेकंड सामने देखो। बेटा टोटल एक्सपेंडिचर बनता कैसे है, P मल्टीप्लाइड बाय Q, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और अगर क्वांटिटी डिमांडेड की मल्टीप्लाई हो जाए कि अगर मैं कहूं मैंने 5 के प्राइस पे 100 कमोडिटी खरीदी तो बेटा मैंने टोटल खर्चा 500 रुपए तो किया। टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा किससे बनता है, P मल्टीप्लाइड बाय Q से। ऑल्दो मैं न्यूमेरिकल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं इस मेथड से, अगर क्वेश्चन जबरदस्ती ना कर दे टोटल एक्सपेंडिचर सही निकाल, अगर ऐसी जबरदस्ती है तो ही करूंगा वरना नहीं करूंगा। क्यों, मैं बच सकता हूं, क्या बच सकता हूं, कैसे बच सकता हूं, पेपर में टोटल एक्सपेंडिचर दिया, प्राइस दिया, मैंने टोटल एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दिया, P से Q आ गया, मैं फिर दोबारा चला जाऊंगा प्रोपोर्शनेट मेथड पर। अगर मेरे पास प्राइस और क्वांटिटी है मैं भैया हर हाल में वही मेथड लगाता रहूंगा। अगर क्वेश्चन जबरदस्ती कर देगा तो मैं न्यूमेरिकल करूंगा, और इसका न्यूमेरिकल सबसे आसान होता है। वैसे ये क्या कहता है ये भी समझ लो,
ये कहता है अगर प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, मान लो प्राइस गिर रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो ये कहता है इसकी डिग्री क्या होगी, ये इलास्टिक डिमांड है। बहुत ही बढ़िया, ठीक है जी। अगर ये कहता है ये सेम डायरेक्शन में मूव कर जाए प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ जाए, या ये गिर रहा है तो ये भी गिर जाए, सेम डायरेक्शन में मूव कर जाए, तो डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक होगी। यहाँ ईडी हमेशा ग्रेटर देन 1 है, या ईडी हमेशा लेस देन 1 है। बहुत बढ़िया। और प्राइस जिस मर्जी डायरेक्शन में मूव करे, जिस मर्जी डायरेक्शन में, बढ़ भी सकता है, जिस मर्जी डायरेक्शन में मूव करे, टोटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल ना हिले, बिल्कुल बराबर रहे। बेटा ऐसी सिचुएशन में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, यानी कि ईडी हमेशा इक्वल्स टू 1 होता है, बस। अपोजिट डायरेक्शन इलास्टिक डिमांड ईडी इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। सेम डायरेक्शन ईडी लेस देन 1 हमेशा इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है जी। और अगर आपके प्राइस के बढ़ने गिरने से टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमेशा बराबर रह रहा है, तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड ईडी 1। यहां 3 ही डिग्रियां हैं, ठीक है जी। मेरे पास एक टॉपिक रह गया थ्योरी का, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब एग्जाम लगाने के बाद भी पूरा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। कल आएंगे वो करेंगे, और मैं पहले बता रहा हूं मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट कि कल मैं इस चैप्टर को सुनूं, इसकी डिग्रियां सुनूं, डायग्राम बनवा के देखो और जान निकालूं आपकी। एडवांस बता रहा हूं, 15 मिनट में ही उड़ा दूंगा चैप्टर, और उसके बाद मेरे पास जितनी भी देर है, चाहे मैं घंटा लगाऊं 2 घंटा लगाऊं, सिर्फ सुनना है मेरे को ये चैप्टर। ध्यान रखना, फोकस ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी मेरा कोई वास्ता नहीं है, मुझे तो डिग्रियां चाहिए रटी हुई, सारे कर्व चाहिए, डायग्राम चाहिए, कर्व चाहिए मुझे अच्छे से। फोकस ऑन द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो, लगता है आज के इतना ही है प्यारे बच्चों।